हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के प्रकाशिकी चैप्टर से गोलीय सतहों से प्रकाश का जो अपवर्तन है वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ये डेरिवेशन आपको क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। तो आज का जो हमारा डेरिवेशन है उसमें पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, साथ में बोल रहे हैं लेंस मेकर सूत्र, या आपको ये सिद्ध करना है। तीनों क्वेश्चन सेम है, बिहार बोर्ड की मर्जी, आपसे जैसे पूछेगा वैसे आप तीनों क्वेश्चन का एक ही डेरिवेशन होता है। वैसे ही आप तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी रूल से इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पतले लेंस से अपवर्तन बोलेगा तब भी, या लेंस मेकर सूत्र बोले तब भी, या आपको इस समीकरण के रूप में दे देगा और बोलेगा सिद्ध करने के लिए। तो ये जो आज डेरिवेशन है ना आज का, वो आपको 5 मार्क्स दिला देगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना तो 1/v - 1/u ये आपको लेंस सूत्र का फॉर्मूला है, और हमें पता है कि 1/v - 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो कभी कभी इसकी जगह पर 1/5 = μ2/μ1 -1 और इंटू में आता है 1/r1 - 1/r2। अब सोचिएगा यहाँ पे μ1 क्या है और μ2 क्या है। ये तो आप लोग 10th में ही पढ़े हैं कि जो v होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी होती है, r जो है वक्रता त्रिज्या है और ये भी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब r1 और r2 से आपको पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पे जो लेंस होगी ना वो एक लेंस है जिसकी 2 वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब μ1 और μ2 आप लोग 10th में विरल माध्यम और सघन माध्यम पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 माध्यमों की बात की जा रही है। पहला माध्यम हमारा μ1 है और दूसरा माध्यम क्या है, μ2 है। तो जब भी माध्यम की बात करें ना तो उसको म्यू से सूचित करते हैं। आप यहाँ पे n1 भी और n2 भी ले सकते हैं। तो माध्यम यहाँ पे हमारा μ1 और μ2 है। अब इसमें आपको जो सघन माध्यम मानना है और जो विरल माध्यम मानना है। तो सघन माध्यम का मतलब होता है कि जो आपका लेंस होगा, यानी जो हम लेंस बनाते हैं ना, लेंस वो किसका बना होता है, कांच का बना होता है, ठीक है। तो ये कांच का, यहाँ पे पतले लेंस से भी बोल रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। अगर इस कांच को हम पानी में रखें और हवा में रखें तो इसकी अपेक्षा जो पानी होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और कांच जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो इस लेंस को एक हवा माध्यम में रखते हैं या कोई भी पारदर्शक माध्यम में रखते हैं, ठीक है। और पारदर्शक माध्यम में रखेंगे इसका मतलब कि या तो हम इसको हवा में रखेंगे नहीं तो कांच में रखेंगे। तो मान लीजिए कि पारदर्शक माध्यम में हमारा क्या हो जाता है, हवा हो जाता है, ठीक है। पारदर्शक माध्यम हवा हो जाता है तो इसका जो होगा ना हमारा जो μ1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो अगर हवा रखते हैं, हवा में इस लेंस को टांग देते हैं, ठीक है। तो टांगने के बाद यहाँ पे हवा हमारा μ1 हो जाता है और इस लेंस का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2, ठीक है। तो जैसे इसका जो अपवर्तनांक μ2 माने और हवा का अपवर्तनांक μ1 माने तो यहाँ पे एक केस भी बन जाएगा कि यदि जो लेंस होगा ना विशेष स्थिति बोल, तो यहाँ पे एक केस बन जाता है कि यदि हम लेंस को हवा माध्यम में रखते हैं तो μ1 का मान हमारा क्या हो जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि μ1 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी हवा का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको हम पानी में रखते हैं तो μ2 का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, 1.33 हो जाता है। सबसे अधिक किसका होता है, कांच का होता है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो जो पानी और हवा होगा उसकी अपेक्षा जो कांच होगा वो हमारा कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। चलिए इसी के साथ हम अपने डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रधान अक्ष लेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, लेंस। कौन सा लेंस बन रहा है, उत्तल लेंस बन रहा है। ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का ये जो है ना प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। प्रधान अक्ष, इसको हम मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र C हो गया, ठीक है। इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु है O, ठीक है। बिंदुवत क्या है, वस्तु है O। अब इस वस्तु से प्रकाश जो है ना, प्रकाश वो इस लेंस पर पड़ती है, ठीक है। इस वस्तु से प्रकाश लेंस पर पड़ती है और किस दिशा में, तो A और B दिशा में पड़ती है, ठीक है। इस वस्तु से प्रकाश AB दिशा में पड़ती है। अब AB दिशा में यहाँ पे आई
तो ये मान लीजिए ये हवा में है, यहाँ पे म्यू1 मान लेते हैं, कोई भी पारदर्शक माध्यम मानते हैं। अभी हवा इसको रहने देते हैं, विशेष स्थिति जब बनाएंगे ना तो इसको हवा मानेंगे, एक बार पानी मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू1 अपवर्तनांक हो गया, और इस लेंस का जो अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं, म्यू2 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो इसकी पहली सतह है, ये पहला सतह, इस पहले सतह के लिए जो त्रिज्या हम r1 मानते हैं और दूसरे सतह के लिए त्रिज्या r2 मानते हैं। तो बिंदुवत स्रोत से जो प्रकाश निकल रही है ए बी दिशा में अपवर्तित हो रही है। अपवर्तन के बाद इसका जो प्रकाश द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आई डैश पर बनता है। ठीक है, आई डैश पर। अब ये पहला जो सतह है, इस सतह को हम ए पी मान लेते हैं और दूसरे सतह को बी क्यू मानते हैं। ठीक है, दूसरे सतह को क्या मान लिए, बी क्यू मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन होता है ना, तो यहाँ जो लंब होता है, इस लंब के कारण प्रकाश का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो हमारा किस पे बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, ये आई डैश माने थे, इसको क्या मान लिए, आई मान लिए। यानी ये प्रकाश गया, ये प्रकाश चला गया, तो इस प्रकाश का तो यही, ये जो वस्तु से प्रकाश निकल रही है, इस प्रकाश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनना था, लेकिन इसका अंतिम रूप से जब अपवर्तन होता है ना तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से इस वस्तु का ये जो यहाँ पे ना क्यू है, क्यू से आई डैश की जो दूरी होती है उसको भी डैश मानते हैं, और इसको जो है ना आई, इसको हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बिंदुवत वस्तु है तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या मानते हैं, हम यू मानते हैं। ठीक है, ये यू हो गया हमारा। चलिए अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसमें लिखेंगे क्या कि माना कि ए बी और यहाँ पे पी क्यू एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है। या म्यू2 अपवर्तनांक वाले एक उत्तल लेंस को म्यू1 पारदर्शी माध्यम म्यू1 अपवर्तनांक में रखते हैं। इसके प्रधान अक्ष से एक बिंदुवत वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश ए बी दिशा में अपवर्तित होने के बाद इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, अंतिम रूप से अपवर्तन होने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, और सतह जो बी क्यू है इसके लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। अब एक और चीज़ सोचेंगे कि आई डैश, यहाँ पे आई डैश के लिए या बोल सकते हैं सतह बी क्यू के लिए प्रतिबिंब जो होगा हमारा भी होगा, और यहाँ से इस वस्तु के लिए इसका प्रतिबिंब भी डैश पर बन रहा है। यानी आई डैश यहाँ से दूरी देखा जाए तो क्या है, भी डैश है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि म्यू1 अपवर्तनांक म्यू2 अपवर्तनांक वाले एक पारदर्शी उत्तल लेंस को म्यू1 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम में रखा गया। ठीक है, यहाँ पे पहले पृष्ठ के लिए काम करेंगे तो लिखिए यहाँ पे पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए। अब इसका पहला पृष्ठ क्या है, हमारा पहला पृष्ठ ए पी है। ठीक है, अब जो भी वर्क करेंगे हम यहाँ पे पहले पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि इसके लिए वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होगा, r1 होगा, वस्तु की दूरी u होगी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v होगी। ठीक, तो पहले पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी वो हमारा क्या है, u है। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगा, हमारा भी होगा। ठीक है, भी डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इस वस्तु से जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश का अपवर्तन के बाद कहाँ बन रहा है, आई डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो लेंस से आई डैश की जो दूरी है क्या है, भी डैश है, तो भी डैश हो गई। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कितना है इसका, r1 है। पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, देखिए r1 है ना, तो यहाँ पे r1 हो गया। अब हमें एक इसके पहले डेरिवेशन में गोलीय सतह से जो अपवर्तन पढ़े थे, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके लिए
जो सूत्र होता है वो कितना होता है हमारा। देखिए गोलीय सतह से जो प्रकाश का अपवर्तन का जो सूत्र होता है, सूत्र की बात करें तो हमारा आएगा μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 बटा μ2 माइनस μ1 और बाटा में आता है आर। ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब खुद सोचिए, पहले पृष्ठ के लिए जो हम बनाए थे, पहले पृष्ठ के लिए जो AP है, इसके लिए वस्तु की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी जो होगी V डैश है तो V डैश डालेंगे, और वक्रता त्रिज्या R1 है तो R1 डालेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये μ2 बटा यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी V डैश माइनस μ1, यहाँ पे बटा हो गया, वस्तु की दूरी U है तो U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा, और त्रिज्या हमारा क्या है, R1। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब समीकरण 1 मान लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। तो यहाँ लिख लीजिए दूसरे पृष्ठ के लिए। अब दूसरा पृष्ठ हमारा क्या है, पृष्ठ के लिए, ठीक है। दूसरा पृष्ठ की बात करें, देखिए दूसरा पृष्ठ हमारा क्या है, बी और क्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी और क्यू, बी क्यू। दूसरा पृष्ठ बी क्यू हो गया हमारा। अब बी क्यू के लिए हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, वस्तु की दूरी चाहिए। तो लिखिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और साथ में हमारा वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ आते हैं हम थोड़ा सा फिगर में, वक्रता त्रिज्या क्या कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे कंडीशन होता है कि जो आई डैश है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। तो हमारे लिए एक पल के लिए इमेजिन कर लीजिए कि ये जो है ना वस्तु का कार्य कर रहा है, यानी हमारा वस्तु अब कहाँ आ गया, आई डैश पर आ गया। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, आई पर बन रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, तो यहाँ से प्रतिबिंब देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, भी। और यहाँ अगर वस्तु है तो दूसरे लेंस के लिए ये जो दूसरा पृष्ठ है, पृष्ठ इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या हो जाएगी, बी डैश। यानी वस्तु की जो दूरी होगी वी डैश होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी, और वक्रता त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम वस्तु की दूरी रख लेते हैं। वस्तु की दूरी हमारी वी डैश, प्रतिबिंब की दूरी भी, और वक्रता त्रिज्या R2। यहाँ आपको हमेशा क्या आएगा, डाउट आएगा। तो आप एक ध्यान में रखिएगा, जो दूसरा पृष्ठ है ना, इस लेंस का दूसरा पृष्ठ है, उसके लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम रूप से जो अपवर्तन के बाद इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा वस्तु की दूरी ये वाला हो जाएगा वी डैश, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, भी होगा। अब एक और चीज़ आपको देखना है कि इस लेंस में जो गोलीय पृष्ठ के लिए हमारा जो माध्यम होता था, उस माध्यम को समझिएगा। इसमें जब हम पहले पृष्ठ की बात कर रहे थे तो इसका जो प्रकाश था वो μ1 से μ2 में जा रहा था। अब प्रकाश वैसा नहीं है, अब प्रकाश μ2 से कहाँ जा रहा है, μ1 में। देखिए पहले प्रकाश μ1 से μ2 में जा रहा था, अब ये प्रकाश यहाँ पे पहुँच गया तो इसका अपवर्तन हो रहा है। तो अब प्रकाश कहाँ चला गया, μ2 से μ1 में चला आया। देखिए तो जहाँ हमारा μ1 होगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, μ2 रखेंगे, जहाँ μ2 होगा वहाँ पे μ1 रखेंगे। प्रकाश यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो प्रकाश है देखिए माध्यम 1 से कहाँ चला गया, माध्यम 2 में। अब प्रकाश कहाँ, माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन था उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय सतह प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन सूत्र पहले हमारा क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो μ2 अपॉन भी
माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर आता है म्यू 2 माइनस म्यू 1 और बाटा में आता है आर। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। अब इस सूत्र को क्या करते हैं, इस सूत्र पर हमारा जो ये मान लिए उस मान को रखते हैं। अब एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पे जो म्यू 1 का मान होगा वो उसके जगह पर हम म्यू 2 रखेंगे और जो म्यू 2 होगा उसके जगह पर क्या रखेंगे, म्यू 1 रखेंगे। क्योंकि जो ये गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन है ना, अपवर्तन का सूत्र है, उसमें लेंस पहले जो लेंस था उसमें प्रकाश का जो प्रकाश जब गुजरती थी ना तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती थी। तो माध्यम 1 से जब माध्यम 2 में जाती थी तो उसके लिए तो ये नियम निकल गया। लेकिन अगर वही प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में आ रही है तो इसके लिए ये सूत्र क्या हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो जहाँ माध्यम 1 का प्रयोग करें उसके जगह पर क्या किसका प्रयोग करेंगे, माध्यम 2 का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा म्यू 2 की जगह पर क्या रखना है, म्यू 1। तो यहाँ पे म्यू 1 रखेंगे बाटा प्रतिबिंब की दूरी हमारा क्या है, भी है, तो यहाँ पर लिख दिए भी माइनस म्यू 1। वस्तु की दूरी हमारा भी डैश है तो यहाँ लिखेंगे भी डैश बराबर म्यू 1 माइनस म्यू 2। देखिए चेंज हो गया ना, म्यू 2 की जगह पर म्यू 1 और म्यू 1 की जगह पर म्यू 2 और बाटा वक्रता त्रिज्या R2 हो गया। इसको हम थोड़ा सा समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें कितना लेंस मेकर सूत्र यानी पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन देखना है। तो अपवर्तन कितना हो रहा है उसके लिए सूत्र बैठाना। तो दोनों को समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। चलिए अब हमारा क्या क्या बनता है, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम जोड़ रहे हैं तो समीकरण 1 को उठा लाते हैं उधर से। तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, म्यू 2 बटा भी माइनस म्यू 1 बटा यू, यहाँ पे भी डैश था, ठीक है। और इसका जो था ना प्लस कर रहे हैं तो म्यू 1 बटा हमारा कितना आया था, म्यू 1 बटा यहाँ पे म्यू 1, एक मिनट, म्यू 1 बटा क्या आया था, भी आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये था ना म्यू 1 बटा भी माइनस म्यू 1 बटा भी डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस म्यू 2 बटा भी डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाटा में आ गया हमारा R1। यहाँ पे लिखेंगे प्लस म्यू 1 माइनस म्यू 2 और बाटा में आ जाएगा हमारा R2, ठीक है। अब ये तो हमारा सेम है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस वालों को सामने लाते हैं तो म्यू 1 बटा हमारा भी माइनस, ठीक है, ये म्यू 1 बटा भी प्लस में तो प्लस वाला को आगे ला दिए और म्यू 1 बटा यू ये हमारा आ गया बराबर लिखेंगे। अब देखिए इसको कॉमन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें माइनस से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। जब माइनस से गुना करेंगे ये माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाटा में आ जाएगा R1, यहाँ माइनस रख दिए और म्यू 2 माइनस म्यू 1 और बाटा हो गया R2। अब सोचिएगा, देखिए ये कैसे हो गया, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ पे म्यू 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तब प्लस माइनस माइनस, तो म्यू 2 माइनस में हो गया माइनस माइनस प्लस, तो म्यू 1 क्या हो गया प्लस में हो गया। वही चीज़ है बस यहाँ पे माइनस कॉमन किए ताकि हमारा ये दोनों क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। इन दोनों में से म्यू 1 कॉमन हो जाएगा, म्यू 1 कॉमन करेंगे तो 1/v माइनस क्या आ जाएगा 1/u बराबर इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो हमारा आ जाएगा 1 बाटा R1 माइनस 1 बाटा R2, ठीक है। अब ये वाला गुना में टर्म है तो इसको भाग में भेज देते हैं तो 1 बाटा भी माइनस 1 बाटा यू बराबर हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 और बाटा में आ गया म्यू 1, 1 बाटा R1 माइनस 1 बाटा R2 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों के साथ है तो इसको बराबर विभाजित करेंगे तो ये वाला जो हमारा आ जाएगा ना 1/f आ जाएगा। लेंस सूत्र में हमें पता है ना, लेंस सूत्र में 1/f बराबर क्या होता है, 1 बाटा भी माइनस 1 बाटा यू होता है ना। तो इस फार्मूला से इतना बराबर में क्या रख सकते हैं 1/f, तो 1/f रख दिए बराबर म्यू 2 बाटा म्यू 1,
देखिए बराबर बराबर इस जो हर है ना ये दोनों के साथ बराबर होता है, तो ये दोनों के साथ हम इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो ये बांट दिया। अब 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे सॉरी μ1 होगा, ये वाला टर्म कट गया। 1/F बराबर हमारा आ गया μ2/μ1 और माइनस में आ गया 1, और इधर आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। मिला के हमको इतना ही सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया। अब देखिए शुरुआत में जब हम लोग को समझा रहे थे उस समय बोले थे कि इसकी स्थिति भी होती है, यानी जब लेंस को अगर हम हवा में रखते हैं, यानी जब लेंस हमारा हवा में होगा उस समय इससे कितना अपवर्तन होगा कि नहीं। तो इसकी स्थिति अब चेक करते हैं कि उस समय इसकी स्थिति क्या है। अब इसकी विशेष स्थिति चेक करेंगे। तो जब लेंस सॉरी यहाँ पे लेंस होगा, जब लेंस को हवा माध्यम में रखा जाए, कहाँ, हवा माध्यम में रखा जाए, तो जब हवा माध्यम में रखेंगे तो हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, आप लोग बताइएगा कि हवा के लिए अपवर्तनांक कितना होता है। तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। हवा का अपवर्तनांक, अब आप लोग एक और क्वेश्चन बताइएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो इस लेंस को कहाँ रख दिए, हवा में रख दिए। जैसे ये लेंस हम बनाए थे, ठीक है, और इसको कहाँ रखे थे, सिर्फ पारदर्शक माध्यम में रखे थे। तो प्रकाश यहाँ पे से जा रही थी और इसका प्रकाश यहाँ पे आ गया था। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ ये आई डैश था, ये आई था और यहाँ पे बिंदुवत स्रोत था, ठीक है। तो ये μ1 था और इसको हम माने थे μ2 मानते थे। अब इस लेंस को हम कहाँ रख दिए, हवा में, यानी ये टोटल एरिया हमारा क्या है, एयर है। तो ये μ1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो जहाँ हमारा μ1 होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो 1/F बराबर μ2/μ1 माइनस 1 आया था। फार्मूला में नहीं था ना, 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ μ1 बराबर क्या था, हमारा 1 था। तो अब देखिए μ1 की जगह पर हम क्या रखते हैं, 1। तब μ2, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 में μ2 में 1 पर भाग करने तो 1 ही μ2 बचेगा, माइनस हमारा 1 हो गया और बाटा में आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए ये हमारा हवा माध्यम के लिए आ गया। यानी जब आपको डेरिवेशन बोलेगा ना बनाने के लिए सही न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अगर देख लीजिएगा कि जो लेंस है क्या वो हवा माध्यम में है। तो जब हवा माध्यम में होगा तो उस जगह पे आप लेंस को क्या कीजिएगा, उसका μ1 का लेंस जो फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र जो रखिएगा ना वो ये वाला रखिएगा, ठीक है। अब इसी की जगह पर अगर पानी माध्यम दे दें कि लेंस को यदि हम पानी माध्यम में रखते हैं, यदि लेंस को हम कहाँ रखते हैं, लेंस को पानी में रखते हैं, यानी इस पर जो माध्यम होगा ना हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, और ठीक है। तो पानी के लिए हमारा जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। अब आप सोचिएगा कि μ1 हम 1.33 क्यों लिए, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए ये बाल्टी भर पानी रखे, ठीक है, और इसमें हम किसको रख दिए, लेंस को रख दिए। यहाँ तक पानी है, तब लेंस कहाँ चला गया, पानी में चला गया। तो जब पानी में चला गया तो ये जो अपवर्तन प्रकाश होगा वो पानी से कहाँ जाएगा, लेंस में चला जाएगा। तो हमारा μ1 क्या हो गया, पानी हो गया, और लेंस का जो अपवर्तनांक हो गया μ2 हो गया। तो पानी μ1 हमारा क्या हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक 1 होता है वैसे ही पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आएगा 1/F इक्वल टू μ2 बटा 1.33 माइनस 1 बटा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। चल देखिए एक बार आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। यही हमारा जो लेंस मेकर सूत्र है ये आपको इस बार एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकता है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।